मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। एमएमवी यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल सेकंड ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 10 में। इससे पहले इस सीरीज की हम 9 वीडियो कर चुके हैं। जिस बच्चे ने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन सभी को देख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्मी बेस्ड ये क्वेश्चन है। सीबीटी एग्जाम में लगभग जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे इसी सीरीज में से आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं सीबीटी सभी में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो अब भी हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन इसी सीरीज में से पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप लोगों को रटने की जरूरत ना पड़े, वो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने क्वेश्चन समझाए हैं। तो अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो हमारे क्विज के क्वेश्चन से। ये क्विज का क्वेश्चन लिया हमने पिछली वीडियो से। जिसने पिछली वीडियो अच्छे से देखी होगी इसका जवाब वो जरूर जानता होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द व्हील। ये डायग्राम में जो व्हील दिया गया है बहुत आसान टाइप का जो व्हील है, देखते ही पता लग गया होगा। आपने बताना है किस टाइप का व्हील है। ऑप्शन आपके पास है डिस्क व्हील, बी है स्प्लिट व्हील, सी है हैवी व्हीकल व्हील और डी हमारा वायर व्हील। तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी, कमेंट करके जरूर बताएं। अब करते हैं हमारी वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। विच पार्ट ऑफ इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग रिड्यूस फ्लूइड प्रेशर। इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का कौन सा हिस्सा द्रव दबाव को कम करता है। भाई इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग में आपने बताना है अगर प्रेशर ज्यादा हो जाए तो उसको कम कौन करता है। ऑप्शन आपके पास है, ए है टॉर्जन बार, बी है रोटरी वाल्व, सी है अनलोडिंग वाल्व और डी है फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो जो इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग होता है उसमें ये एक अनलोडिंग वाल्व होती है, वो करती है प्रेशर को कम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर एक लिमिट से ज्यादा फ्लूइड प्रेशर हो जाए तो ये एक्स्ट्रा फ्लूइड को वापस रिजर्वोयर में भेज देती है, उसको ट्रांसफर कर देती है ताकि हमारा जो स्टीयरिंग सिस्टम है सेफ रहे। तो जो अनलोडिंग वाल्व है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 137। व्हाट इज द रोल ऑफ रीसर्कुलेटिंग बॉल्स इन द इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग। जो इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग है उसमें रीसर्कुलेटिंग बॉल यूज की जाती है। आपने बताना है उनका मकसद क्या है, उनका रोल क्या है, उनकी भूमिका आपने बतानी है। समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम लिया है भाई, ये क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा। देखो ये आपका इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का डायग्राम है। इसमें आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे बॉल्स हैं, इन्हीं को रीसर्कुलेटिंग बॉल बोलते हैं। आपने बताना इनका मकसद क्या है। ऑप्शन आपके पास है, ए है अफेक्ट स्टीयरिंग स्टेबिलिटी, स्टीयरिंग स्थिरता को प्रभावित करना, जी नहीं। प्रिवेंट कंट्रोल इन द इवेंट ऑफ हाइड्रोलिक फेलियर, हाइड्रोलिक फेलियर हो जाए तो उस केस में इसको कंट्रोल को प्रिवेंट करना, जी नहीं। कंबाइन हाई मैकेनिकल एफिशिएंसी विद द स्मूथ ऑपरेशन, उच्च यांत्रिक दक्षता को सुचारू संचालन के साथ संयोजित करना, बिल्कुल यही इसका आंसर हो जाएगा, सी पर टिक करेंगे। डी देख लेते, प्रोवाइड हार्ड स्टीयरिंग, कठिन स्टीयरिंग प्रदान करना, जी नहीं। तो कंबाइन हायर मैकेनिकल एफिशिएंसी विद द स्मूथ ऑपरेशन इसका आंसर है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमारा वोम गियर है भाई। जो इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग में गियर यूज किया जाता है वो किया जाता है वोम गियर। तो जब आप व्हील को रोटेट करते हो तो ये जो वोम गियर है ये रोटेट करता है। तो अगर इसका डायरेक्ट कांटेक्ट कर दे हम इसके साथ विदाउट बॉल्स के, तो ये एफर्ट हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा और जो हमारा ये वोम गियर है ये ज्यादा घिसेगा, इसका वियर एंड टियर भी ज्यादा होगा। तो इससे बचने के लिए हमने इसके बीच में क्या डाल दी, बोल्स डाल दिए ऐसे राउंड। तो ये बोल्स क्या करती हैं, इस मेटल टू मेटल कांटेक्ट को बचाती हैं। अब वोम गियर का कांटेक्ट नहीं होगा तो ये एक तो ऑपरेशन स्मूथ हो जाएगा। आपको पता है कि जो भी राउंड चीज होगी, गोल चीज होगी, ये आपने बियरिंग के अंदर भी देखी होंगी इस तरह की बोल, तो बियरिंग में कितना स्मूथली घूमता है। उसी प्रकार समझ लीजिए कि आप जब स्टीयरिंग घुमाओगे अगर ये बोल्स इसके अंदर हैं तो वो भी क्या आसानी से रोटेट होगा, स्मूथ ऑपरेशन होगा भाई। फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी और वियर एंड टियर भी कम होगा। तो इसमें स्मूथ ऑपरेशन इसका एडवांटेज है। कंबाइन द हाई मैकेनिकल एफिशिएंसी विद द स्मूथ ऑपरेशन इसका मुख्य एडवांटेज है, सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 138। विच इज द हार्ट ऑफ इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग। इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग के सिस्टम में जो दिल है, जो उसको हृदय भी कह सकते हैं, वो किस पार्ट को कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है, फ्लो कंट्रोल वाल्व, बी है रोटरी कंट्रोल वाल्व, सी है प्रेशर रिलीफ वाल्व, डी है अनलोडिंग वाल्व। तो जो इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग होता है उस सिस्टम का जो हार्ट होता है, दिल होता है, वो होता है हमारा रोटरी कंट्रोल वाल्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखना। जब रोटरी कंट्रोल वाल्व को हम इसको स्टीयरिंग कंट्रोल वाल्व भी कहते हैं। इसका काम होता है जब ड्राइवर स्टीयरिंग इनपुट देता है, स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है, तो उसको हाइड्रोलिक फ्लूइड में कन्वर्ट करता है, आगे स्टीयर करने में
मदद करता है, असिस्ट करता है टर्निंग ऑफ द व्हील, व्हील को टर्न करने में, मुड़ने में, मूव कराने में हेल्प करता है। तो इसका मेन फंक्शन होता है रोटरी कंट्रोल वाल्व का, तो इसलिए इसको इसका दिल भी कहा जाता है, इसका मुख्य पार्ट कहा जाता है। तो रोटरी कंट्रोल वाल्व इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 139 विच इज नॉट द बेनिफिट ऑफ पावर स्टीयरिंग। इनमें से जो 4 लाभ दिए गए हैं, कौन सा लाभ पावर स्टीयरिंग का नहीं है? ऑप्शन ए है एफर्टलेस स्टीयरिंग, बिल्कुल ये तो इसका लाभ है भाई, एडवांटेज होगा। अगर पावर स्टीयरिंग है तो हमें लेस एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्विक रिस्पॉन्स, त्वरित प्रतिक्रिया, जी ये भी इसका एडवांटेज है। एब्सोल्यूट कंट्रोल ड्यूरिंग ड्राइविंग, ड्राइविंग के समय पूर्ण नियंत्रण ड्राइवर का होता है, बिल्कुल जो नियंत्रण करना, व्हीकल पे नियंत्रण बहुत आसानी से किया जा सकता है पावर स्टीयरिंग की मदद से। पॉजिटिव ब्रेकिंग सिस्टम, जी नहीं, ये ब्रेकिंग सिस्टम से स्टीयरिंग का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो ये इसका एडवांटेज नहीं हो सकता पावर स्टीयरिंग का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यही पूछा गया था कि विच इज नॉट द एडवांटेज या बेनिफिट ऑफ द पावर स्टीयरिंग, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, पॉजिटिव ब्रेकिंग सिस्टम इसका एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 140 विच टाइप ऑफ सस्पेंशन स्प्रिंग कैन नॉट ट्रांसफर व्हील गाइडेंस फोर्स। किस प्रकार का सस्पेंशन स्प्रिंग पहिए की मार्गदर्शन बल को स्थानांतरित नहीं कर सकता? आपने बताना है कौन सा भाई ऐसा स्प्रिंग है जो व्हील की गाइडेंस जो फोर्स उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। ए है हेलिकल स्प्रिंग्स, बी है कोयल स्प्रिंग, सी है लीप स्प्रिंग और डी है हमारा कंप्रेशन स्प्रिंग। तो जो हेलिकल स्प्रिंग होता है वो भाई इसकी जो फोर्स है, व्हील गाइडेंस फोर्स है, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसको स्थानांतरित नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेलिकल स्प्रिंग। हालांकि जो कोयल स्प्रिंग है वो भी हेलिकल स्प्रिंग की ही एक टाइप होती है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? हेलिकल स्प्रिंग करेंगे, क्योंकि ये वाइड वैरायटी के होते हैं, इसलिए हम कोयल स्प्रिंग तो हेलिकल स्प्रिंग का ही पार्ट है, तो मुख्य पे ही जाएंगे। तो मुख्य क्या होता है? हेलिकल स्प्रिंग है, जो कि फोर्स को व्हील की ट्रांसफर नहीं कर सकता। और हमारा हेलिकल स्प्रिंग ऐसे भी होता है, देख शेप में इस प्रकार होता है, समझाने के लिए मैंने डायग्राम लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 141 व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कोयल स्प्रिंग। कोयल स्प्रिंग का लाभ बताना है, क्या इसका मुख्य लाभ होता है? ऑप्शन ए है गुड लोड कैरिंग कैपेसिटी, बी है हाई स्टीयरिंग एंड स्टेबिलिटी, सी है लो स्पेस रिक्वायरमेंट और डी हमारा प्रोवाइड ग्रेटर पेलोड। वैसे तो सारे ही एडवांटेज हैं इसके हमारे कोयल स्प्रिंग के, लेकिन मुख्य जो एडवांटेज है वो है लो स्पेस रिक्वायरमेंट, कम स्थान की आवश्यकता होती है। भाई बाकी स्प्रिंग के भी यही एडवांटेज होते हैं, लेकिन कोयल स्प्रिंग क्या इस प्रकार से होता है, आपने पिछले इसमें क्वेश्चन में देखा भी था, ये रहा, ये कोयल स्प्रिंग है, हेलिकल भी कह सकते हैं क्योंकि कोयल स्प्रिंग हेलिकल का ही टाइप होता है। तो इसमें क्या है, सेम अगर आपको एनर्जी स्टोर करनी है उसके लिए कोयल स्प्रिंग अगर यूज करोगे तो उसमें ये कम स्पेस में आ जाएगा। तो जो स्पेस रिक्वायरमेंट है उसकी कम है, कम स्थान की आवश्यकता होती है, तो ये इसका मुख्य एडवांटेज है कोयल स्प्रिंग का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 विच टाइप ऑफ सस्पेंशन स्प्रिंग मेड ऑफ द फाइबर ग्लास laminated and bonded together by the tough polyester resin। किस प्रकार के सस्पेंशन स्प्रिंग फाइबर ग्लास से बने होते हैं जो कि सख्त पोलिस्टर रेजिन द्वारा लेमिनेटेड और बॉन्ड की जाती है? ऑप्शन आपके पास है कोयल स्प्रिंग, बी है मल्टीपल लिप स्प्रिंग, सी है मोनो लिप स्प्रिंग और डी है हमारा फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग। तो जिसमें फाइबर ग्लास का यूज किया जाता है, यहां से देख भी रहे इसमें क्या है, फाइबर, तो आंसर भी हो जाएगा फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग। इसका आंसर क्या है? डी है, डी पर टिक करेंगे। पिछले एक वीडियो में भी आया था कि जो फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग है उसका डायग्राम देके पूछा गया था किस प्रकार का स्प्रिंग है, तो वहां भी हमने समझाया था फाइबर कंपोजिट में क्या करते हैं, एक मटेरियल यूज करते हैं, फाइबर मटेरियल यूज करते हैं स्प्रिंग को बनाने में, उसको लेमिनेट कर देते हैं, फिर बॉन्ड कर देते हैं किसके साथ, पॉलिस्टर रेजिन के साथ। ये इस प्रकार का स्प्रिंग होता है। ये हमारा सिंपल है, स्टील का बना हुआ है, और हमारा ये क्या है, फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग है। इसका फायदा ये होता है, एक तो इसकी लाइफ ज्यादा होती है, जंग इसमें नहीं लगता, वजन में हल्का होता है, लाइट वेट होता है भाई, तो इसके कई एडवांटेज होते हैं। तो ये हमारा फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें फाइबर ग्लास का यूज करते हैं, ऐसे याद रख सकते हो फाइबर से, फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 143 which type of spring will have good load carrying capacity and don't have noise in the suspension system। किस प्रकार के स्प्रिंग में अच्छी लोड ढोने की क्षमता होती है और निलंबन प्रणाली में कोई शोर भी नहीं होता, नॉइस भी नहीं होती भाई। ऑप्शन आपके पास है मोनोलिप स्प्रिंग, बी है कोयल स्प्रिंग, सी है मल्टीपल लीफ स्प्रिंग और डी है फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग। लोड जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी ज्यादा होनी चाहिए और नॉइस भी कम से कम होनी चाहिए, तो वे किस में होती है, मल्टीपल लीफ स्प्रिंग में होती है। इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी पे टिक करेंगे। और मल्टीपल लीफ स्प्रिंग ऐसा होता है, आपको मैंने पहले भी समझाया था, इसको हम लीफ स्प्रिंग भी बोलते हैं या सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग इसको बोला जाता है। इसमें क्या, ये पत्तियां लगी होती हैं इस प्रकार से,
और साइज में क्या होती रहती है, कम होती रहती है, फिर इनको हम क्लैंप कर देते हैं। मल्टीपल लीफ, जैसा कि नाम में मल्टीपल यानी कि एक से ज्यादा लीफ, ये पतिया, ये स्टील की जो पतिया है ज्यादा यूज करते हैं। अगर खाली एक यूज करें तो उसको मोनोलीफ कहा जाता है भाई। कोयल स्प्रिंग आप देख ही चुके, ऐसे होता है, और मल्टीपल लीफ स्प्रिंग ये होता है जिसमें ज्यादा पतिया होती है, एक से ज्यादा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और नॉइस भी नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 144, विच सिस्टम प्रोवाइडेड बिटवीन द एक्सल एंड द चेसिस फ्रेम, किस प्रणाली को एक्सल और चेसिस फ्रेम के बीच में लगाया जाता है या उसको यूज किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है ब्रेकिंग सिस्टम, बी है सस्पेंशन सिस्टम, सी है स्टीयरिंग सिस्टम और डी है कूलिंग सिस्टम। बहुत आसान क्वेश्चन है। जो हमारा व्हीकल है उसके एक्सल और चेसी के बीच में क्या यूज किया जाता है, सस्पेंशन सिस्टम का यूज किया जाता है। बी पे टिक करेंगे, क्योंकि एक्सल जो जुड़ा होता है पहियों से जुड़ा होता है, अगर गड्ढे वगैरह आते हैं तो पहिए ऊपर नीचे झटके लगेंगे, उसमें शॉक्स आएंगे, वाइब्रेशन आएंगे, वो एक्सल में आएंगे। तो एक्सल से ये चेसी में ना कन्वर्ट हो जाए, वहां ना ट्रांसफर हो जाए, उसको रोकने के लिए क्या यूज किया जाता है, सस्पेंशन सिस्टम यूज किया जाता है। तो सस्पेंशन सिस्टम का काम होता है जो झटके हैं, वाइब्रेशन है, उनको कम करना, ताकि वो ट्रांसफर ना हो हमारे पैसेंजर पर, हमारी चेसी में, बॉडी में। उसके लिए यूज करते हैं सस्पेंशन सिस्टम। और किसके बीच में लगा होता है, एक्सल और चेसी के बीच में। तो बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 145, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम, निम्न में से कौन सा सस्पेंशन सिस्टम का कार्य नहीं है। ऑप्शन आपके पास है, इट मेंटेन्स द बॉडी लेवल, इस जो हमारी व्हीकल की बॉडी उसके सत्र को बनाए रखता है। बी, इट गिव्स कुशनिंग इफेक्ट, कुशनिंग प्रभाव देता है। सी है, ट्रांसफर ब्रेकिंग टॉर्क टू द चेसी, ब्रेकिंग टॉर्क को चेसी में स्थानांतरित करता है। डी है, इट इंक्रीजेस द स्टीयरिंग स्टेबिलिटी। भाई जो ये चार ऑप्शन दी गई हैं, अगर आपको इनको पहली नजर में देखोगे तो सारे के सारे सस्पेंशन सिस्टम के फंक्शन हैं, क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम हमारी जो बॉडी है व्हीकल की उसके लेवल को भी मेंटेन करके रखता है, कुशनिंग प्रभाव भी देता है, क्योंकि ये सारे जो शॉक होते हैं उनको, वाइब्रेशन को कंज्यूम कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कुशनिंग इफेक्ट भी देता है। ब्रेकिंग टॉर्क को चेसी में भी स्थानांतरित करता है, और अगर ये सारी चीजें होंगी तो जो स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। लेकिन ये जो पहले वाले तीन है ये मुख्य फंक्शन है, स्टीयरिंग स्टेबिलिटी थोड़ा सा बाद का फंक्शन है। इनकी वजह से स्टीयरिंग स्टेबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। हालांकि ये भी एडवांटेज है, लेकिन अगर इन चार ऑप्शन में से देखोगे तो यही इसका आंसर बनता है। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, व्हाई द लाइट वेट कार यूज लो स्टीयरिंग रेशियो, हल्के वजन की जो गाड़ियां हैं कम स्टीयरिंग अनुपात का उपयोग क्यों करती हैं। ऑप्शन आपके पास हैं, टू ऑब्टेन द लो स्टीयरिंग इफेक्ट, कम स्टीयरिंग प्रभाव प्राप्त करने के लिए। बी है, टू ऑब्टेन द लार्ज स्टीयरिंग इफेक्ट, बड़े स्टीयरिंग प्रभाव को प्राप्त करने के लिए। सी है, टू ऑब्टेन द कांस्टेंट स्टीयरिंग इफेक्ट, निरंतर स्टीयरिंग प्रभाव को प्राप्त करने के लिए। डी है, टू ऑब्टेन द नो स्टीयरिंग इफेक्ट, कोई स्टीयरिंग प्रभाव प्राप्त करने के लिए। तो पहले समझते हैं कि लो स्टीयरिंग रेशियो या स्टीयरिंग रेशियो होता क्या। देखो यहां मैंने डेफिनेशन लिखी है स्टीयरिंग रेशियो की। स्टीयरिंग रेशियो रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्टीयरिंग व्हील रोटेशन रिक्वायर्ड टू टर्न द व्हील आ सर्टेन अमाउंट, यानी कि आपको व्हील को घुमाना है, टर्न करना है, तो कितना व्हील घूमेगा, आप कितनी मूवमेंट दोगे स्टीयरिंग व्हील को। आप देखते हो स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा घुमाते हैं तो हमारी कार ज्यादा मुड़ती है, तो स्टीयरिंग व्हील को आपने कितना घुमाया और आपके व्हील कितना घूमे, तो उसी के जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं स्टीयरिंग रेशियो। तो कार में ये क्या यूज करते हैं, हम लो स्टीयरिंग रेशियो यूज करते हैं, क्योंकि लो स्टीयरिंग रेशियो से जो उसका इफेक्ट होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू ऑब्टेन द लार्ज स्टीयरिंग इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, इट एनहेंस द हैंडलिंग एंड रिस्पॉन्सिवनेस अलाउइंग फॉर क्विकर एंड मोर प्रिसाइज स्टीयरिंग एडजस्टमेंट विद द मिनिमल व्हील टर्न, यानी कि व्हील जो स्टीयरिंग व्हील है बहुत कम घुमाओगे तो भी कार ज्यादा मुड़ेगी, ज्यादा टर्न लेगी। तो इसलिए जो लो स्टीयरिंग रेशियो है उसका यूज करते हैं, ताकि जो स्टीयरिंग इफेक्ट है उसका जो प्रभाव है स्टीयरिंग का वो ज्यादा एरिया में या ज्यादा हो सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट है 147, विच एंगल हेल्प्स इन द सेल्फ सेंटरिंग ऑफ द व्हील आफ्टर नेगोशिएटिंग अ टर्न, कौन सा कोण मोड़ के बाद पहियों को स्व संरेखण में मदद करता है। ऑप्शन आपके पास है कास्टर एंगल, बी है किंग पिन इंक्लिनेशन एंगल, सी है कैम्बर एंगल और डी है इंक्लूडेड एंगल। कास्टर एंगल, किंग पिन इंक्लिनेशन एंगल, कैम्बर एंगल, इंक्लूडेड एंगल, ये सारे एंगल हम पिछली वीडियोज में समझ चुके हैं क्या होते हैं। जिसने नहीं पिछली वीडियो देखी तो जरूर देख ले ताकि समझ में आ जाए। अब यहां पूछा गया है भाई इनमें से कौन सा कोण हेल्प करता है सेल्फ सेंटरिंग में।
सेल्फ सेंटरिंग का मतलब क्या होता है, जब आप कार को या अपने व्हीकल को मोड़ते हो, टर्न करते हो, मोड़ने के बाद जब व्हील को छोड़ दोगे तो वो अपने आप क्या है, सेंटर पोजीशन में आ जाता है। उसको बोलते हैं स्व संरेखण या सेल्फ सेंटरिंग ऑफ द व्हील। तो वो कौन सा एंगल है इसमें मदद करता है सेल्फ सेंटरिंग में? तो जो सेल्फ सेंटरिंग में मदद करता है वो करता है बोथ कास्टर एंगल एंड किंग पिन इंक्लिनेशन कंट्रीब्यूट टू द सेल्फ सेंटरिंग। कास्टर एंगल भी मदद करता है, किंग पिन इंक्लिनेशन भी मदद करता है आफ्टर द व्हील टर्न, बट कास्टर एंगल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट। लेकिन कास्टर एंगल का इफेक्ट ज्यादा होता है, यही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसका आंसर भी हम टिक करेंगे ए पर भाई, कास्टर एंगल। हालांकि जो निम्मी के द्वारा प्रोवाइड की गई है पीडीएफ, उसमें जो आंसर दिया गया बी दिया गया किंग पिन इंक्लिनेशन, लेकिन ये भी मदद करता है, लेकिन जो प्राइमरली जो मुख्य तौर पर काम करता है सेल्फ सेंटरिंग वो कास्टर एंगल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए है, ए पे टिक करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 148, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कास्टर इन द व्हील अलाइनमेंट। पहिए संरेखण में कास्टर का क्या उद्देश्य है, यानी कि व्हील अलाइनमेंट में कास्टर का पर्पज क्या होता है। ये ऑप्शन है मेंटेन द डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, बिल्कुल यही आंसर भी हो जाएगा भाई, क्योंकि अगर कास्टर एंगल सही होगा व्हील अलाइनमेंट में तो जो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी है, जो कंट्रोल है व्हीकल पे, वो हमारा मेंटेन होगा, वो अच्छे से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। रिड्यूस द टायर वियर, टायर की घिसाई को कम करता है जी, ये भी उसका एडवांटेज है। अगर कास्टर एंगल ठीक रहेगा तो टायर की जो घिसाई वो कम होगी, लेकिन मुख्य जो उसका पर्पज है वो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी का है। अगर डायरेक्शन ठीक है, स्टेबल है, कंट्रोल में है, तो उसके लिए हम कास्टर एंगल का यूज करते हैं। और ये सारी चीजें ठीक है तो उनकी वजह से टायर कम घिसते हैं। हालांकि ये इसका सेकेंडरी एडवांटेज है कह सकते हैं, लेकिन आंसर नहीं बनेगा। रिड्यूस द अबनॉर्मल वाइब्रेशन, ऐसा मैंने कंपनों कम करना जी नहीं। कन्वर्ट द स्टीयरिंग टॉर्क इनटू द वोल्टेज सिग्नल, जो स्टीयरिंग टॉर्क है उस वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करना भी कास्टर एंगल का पर्पज नहीं होता। तो ये सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर हमारा ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 149, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नॉन रिएक्टिव सस्पेंशन अरेंजमेंट ऑन मल्टी एक्सल व्हीकल। मल्टी एक्सल वाहनों पर गैर प्रतिक्रियाशील निलंबन व्यवस्था का क्या लाभ है। आपने बताना जो नॉन रिएक्टिव सस्पेंशन अरेंजमेंट है मल्टी एक्सल व्हीकल में, उसका एडवांटेज क्या है। ऑप्शन ए है गुड ब्रेकिंग एफिशिएंसी इन द बोथ रियर व्हील, दोनों पिछले पहियों में अच्छी ब्रेकिंग क्षमता। बी है बेटर राइडिंग कंफर्ट। सी है इंक्रीज स्प्रिंग लाइफ। और डी है हमारा प्रिवेंशन ऑफ रेटिंग। तो जो मल्टी एक्सल हमारे व्हीकल होते हैं, ये मल्टी एक्सल वहां यूज किया जाता है ट्रक में, जिसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, जिसमें लोड भर के हम गाड़ियां चलती है, जिसमें ज्यादा लोड होता है, तो उसमें नॉन रिएक्टिव सस्पेंशन इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि उसकी जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी वो अच्छी हो सके। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी लोड के व्हीकल होते हैं उसमें ब्रेक लगाने में थोड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि पीछे लोड होता है। जब आप कोई चीज चल रही होती है उसको एकदम स्टॉप करने की कोशिश करते हो तो पीछे से उस पूरे लोड का धक्का आता है, जिसकी वजह से उसके ब्रेक अच्छे से नहीं लग पाते। तो इसलिए नॉन रिएक्टिव सस्पेंशन यूज किया जाता है, ये अरेंजमेंट किया जाता है ताकि उसकी जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है पीछे वाले पहियों में भी अच्छी हो सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। दोनों पिछले पहियों में अच्छी ब्रेकिंग क्षमता, गुड ब्रेकिंग एफिशिएंसी इन द बोथ रियर व्हील। तो जब भी उसको स्टॉप करना पड़ जाए, ब्रेक लगाना पड़ जाए, तो उसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी अच्छी हो सके। जो हमारे मल्टी एक्सल व्हीकल होते हैं, लोड वाले व्हीकल होते हैं, इसीलिए उसमें नॉन रिएक्टिव सस्पेंशन यूज किया जाता है। तो ये पर टिक करेंगे। आज की वीडियो लास्ट क्वेश्चन 150, which type of independent suspension system simple in construction and allow more deflection of the front wheel without effect on the steering। किस प्रकार के स्वतंत्र निलंबन प्रणाली निर्माण में तो सरल है और स्टीयरिंग का प्रभाव डाले बिना सामने के पहियों के अधिक विक्षेपण की अनुमति देती है। यानी आपने बताना भाई ये चारों के चारों टाइप किसकी हैं, हमारे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम की है। तो आपने बताना इन चारों में से सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन में भी आसान है, सरल है, और जो अलाउ करता है मोर डिफ्लेक्शन इन द फ्रंट व्हील विदाउट इफेक्ट, व्हील पे स्टीयरिंग पे इफेक्ट डाले बिना डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाता है। तो किस केस में होगा, ऑप्शन आपके पास है टॉर्जन बार सस्पेंशन, बी है स्ट्रट टाइप सस्पेंशन, सी है कोयल स्प्रिंग सस्पेंशन और डी है कन्वेंशनल सस्पेंशन। पिछली वीडियोज में हम चारों के डायग्राम देख चुके हैं, तो आपके माइंड में आ भी गया होगा। टॉर्जन बार में हम टॉर्जन बार यूज करते थे, स्ट्रट टाइप में हम स्प्रिंग और शॉक अब्जॉर्बर इकट्ठे होते थे, कोयल स्प्रिंग में हम कोयल स्प्रिंग यूज करते, कन्वेंशनल में आप उसका डायग्राम भी आपको मैंने दिखाया था। तो यहां जो पूछा गया, जो सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है और डिफ्लेक्शन ज्यादा अलाउ करता है फ्रंट व्हील का,
स्टीयरिंग पे इफेक्ट डाले बिना, वो होता है हमारा स्ट्रट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। भाई इसको याद रखना, इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और मैंने इसकी पहचान भी बताई थी। स्ट्रट टाइप में क्या होता है, जो कोयल स्प्रिंग होता है वो किसके अंदर होता है, हमारा शॉक एब्जॉर्बर के अंदर होता है। शॉक एब्जॉर्बर और कोयल स्प्रिंग एक यूनिट की तरह काम करते हैं स्ट्रट टाइप सस्पेंशन में। तो स्ट्रट टाइप सस्पेंशन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि कंस्ट्रक्शन में भी सिंपल होता है और ये अलाउ करता है मोर डिफ्लेक्शन, ज्यादा डिफ्लेक्शन ये अलाउ करता है हमारे फ्रंट व्हील में, और हमारे स्टीयरिंग पे इफेक्ट भी नहीं आने देता। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे वीडियो के। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और अपने दूसरे साथियों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।